नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का मैं राजेंद्र पटेल अपने राजेंद्र आर्ट अकाडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि कल की हमने क्लास में मध्यकालीन कला शैलियों का अध्ययन किया और मध्यकालीन कला शैली हमने समाप्त की कल। आज की क्लास हमारी जो होगी वह है भारतीय आधुनिक कला, या हम कह सकते हैं समसामयिक कला। हमने जो हमारे कला के 5 खंड हैं वे कौन कौन से हमने अध्ययन करने के लिए उसको विभाजित किया है। तो पहला जो खंड था वह था भारतीय प्राचीन कला का इतिहास। भारतीय प्राचीन कला का इतिहास, इसको हमने पढ़ा था। दूसरे खंड में हमने देखा मध्यकालीन चित्रकला शैलियाँ। आज की जो क्लास होगी वह हमारे तीसरे पॉइंट से होगी, वह होगा समसामयिक भारतीय कला। सामयिक भारतीय कला हमारा चौथा इसके बाद का वो होगा, वह होगा पाश्चात्य। लास्ट में 5वां जो पार्ट हमने विभाजित किया हुआ है कलागत तत्व। देखिए, ये 3 ऐसी चीजें जो पहले हैं, प्रारंभ में हैं, और वे कौन कौन सी हैं। पहला, ये कॉफी बड़ा सबसे ज्यादा समय लेने वाला। उसके बाद शैलियां भी हो गई, और समसामयिक जो हमारी कला है यह कॉफी से लेगा। बाकी पाश्चात्य कला टीजीटी में नहीं है, पीजीटी में है, तो इसलिए हमको पाश्चात्य भी पढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो हम टीजीटी में पाश्चात्य को नहीं पढ़ाते तब भी काम चलता, लेकिन पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि टीजीटी में भी पाश्चात्य से प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन ये हम 10 दिन में ही आप समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन में ही हम इतना आपको बता देंगे कि आपका कहीं प्रश्न जाए, आपके इस स्टैंडर्ड का नहीं जाएगा। उसके बाद कला के तत्व भी 4-5 दिन का या 1 सप्ताह का क्लास होती है। अब हम आज के इसके 2 पार्ट्स हमको पढ़ा चुके हैं, पहला और दूसरा। तीसरा हम ले चलेंगे समसामयिक भारतीय कला। समसामयिक भारतीय कला जिसे हम लोग आधुनिक कला, समसामयिक भारतीय कला या आधुनिक कला की संज्ञा हम लोग प्रदान करते हैं। आधुनिक कला और समसामयिक कला दोनों में अंतर है। आधुनिक कला से तात्पर्य वह था जब 20वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ कला आंदोलन हुए थे। 20वीं शताब्दी में कुछ कला आंदोलन हुए थे, उनमें से उनका जो नाम है जैसे प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, नव प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, आदि। इस तरीके के जो कला आंदोलन यूरोपीय या पाश्चात्य देशों में हुए थे, उन्हीं आंदोलनों के लिए पहली बार, उन्हीं पाश्चात्य कला के आंदोलनों के लिए पहली बार आधुनिक कला शब्द का प्रयोग किया गया था। कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी की जो हमारी कला है
20वीं शताब्दी की हमारी जो कला है उसके लिए हम लोग आधुनिक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन 21वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के कला के बाद की कलाओं के लिए हम लोग समसामयिक कला शब्द का प्रयोग करते हैं। समसामयिक से तात्पर्य होता है कि वर्तमान समय में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं, भारत प्रसिद्ध कला चित्रकार हैं जो चित्रण कार्य कर रहे हैं और उनकी पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है। वह कहीं अध्यापन कार्य भी कर रहे हैं, चित्रकारी भी कर रहे हैं, विभिन्न संग्रहालयों में अपने चित्रों को प्रदर्शित भी कर रहे हैं। ऐसे चित्रकारों को हम लोग समसामयिक चित्रकार बोलते हैं, या जिनकी भी हाल में मृत्यु हो गई या उनके जो साथी अभी तक चित्रण कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग समसामयिक कलाकार बोलते हैं। आधुनिक कला का हम लोग संबोधन जो है यूरोपीय इन्हीं कला आंदोलनों के लिए किया गया है। उसी तरीके से भारत में जब हम आते हैं तो बंगाल स्कूल एक ऐसा कला स्कूल था जहाँ के कलाकारों के लिए हम लोग पहली बार आधुनिक शब्द का प्रयोग किए, या उस शैली के कलाकारों को हम लोग आधुनिक कलाकार की संज्ञा प्रदान करते हैं। और इस भारतीय आधुनिक कला का जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर को माना गया है, लेकिन भारतीय आधुनिक कला का सूत्रपातकर्ता राजा रवि वर्मा को माना गया है। तो आज हम अध्ययन करेंगे, या आज से हम आधुनिक कला या समसामयिक कला का अध्ययन करेंगे, और भारत में समसामयिक या आधुनिक कला का सूत्रपातकर्ता राजा रवि वर्मा को माना जाता है, जबकि भारतीय आधुनिक कला का जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। अब अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक बंगाल शैली नामक कला शैली का प्रारंभ किया, और इस शैली की अपनी जो मुख्य विशेषता थी वह थी वास्तु चित्रण पद्धति, जिसे हम लोग ध्रुवन पद्धति के नाम से जानते हैं। और इस शैली का आधुनिक कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार क्षितिन्द्र मजूमदार। अवनींद्रनाथ टैगोर ने तो इसको प्रारंभ जरूर किया था, लेकिन इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार क्षितिन्द्र मजूमदार को अवनींद्रनाथ टैगोर स्वयं माने थे। तो हम चलेंगे बंगाल स्कूल या आधुनिक कला की ओर। तो आप लोग एक पैराग्राफ पहले स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए आधुनिक कला का संबोधन, आधुनिक कला का संबोधन 20वीं शताब्दी, आधुनिक कला का संबोधन 20वीं शताब्दी में पाश्चात्य देशों में हुए कला आंदोलनों के लिए, पाश्चात्य देशों में हुए कला आंदोलनों के लिए प्रयुक्त किया गया था, जिनमें प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, नव प्रभाववाद, अत्यथार्थवाद, भाववाद आदि तथा अमूर्त कला का विकास आधुनिक काल में हुआ था।
पाश्चात्य देशों में पाश्चात्य देशों में पाश्चात्य देशों में प्रचलित आधुनिक कला का जन्मदाता आधुनिक कला का जन्मदाता पाल सेजान नामक फ्रांस के कलाकार को फ्रांस के चित्रकार को माना गया है। फ्रांस के चित्रकार को माना गया है। देखिए, पाश्चात्य देशों में प्रचलित आधुनिक कला का जन्मदाता पाल सेजान नामक फ्रांस के चित्रकार को माना गया है। जबकि भारतीय आधुनिक कला का जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर को माना गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर को माना गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली या बंगाल कलम को जन्म देकर भारत में आधुनिक कला को प्रारंभ किया था। लेकिन भारतीय आधुनिक कला का बीजारोपण या सूत्रपातकर्ता
कर्ता राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा को, राजा रवि वर्मा को माना गया है, माना गया है। राजा रवि वर्मा ने, राजा रवि वर्मा ने भारत में पहली बार, भारत में पहली बार यूरोपीय तैल तकनीक, यूरोपीय तैल तकनीक में भारतीय पौराणिक ग्रंथों का चित्रांकन करके, ग्रंथों का चित्रांकन करके भारत के प्रथम यूरोपीय पद्धति के चित्रकार कहलाए। देखिए, हमने आपको बताया कि जो आधुनिक कला है और समसामयिक कला है, सामान्य रूप से हम आप दोनों चीज़ों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं है। और आधुनिक शब्द का प्रयोग जो हमारे बंगाल शैली या उस समय की प्रचलित कला शैलियों के कलाकारों को कहा जाता है। समसामयिक जो हमारी कला है, जो वर्तमान समय में कलाएं प्रचलित हैं, कलाकार प्रचलित हैं, उनके लिए हम लोग समसामयिक कला शब्द का प्रयोग किया करते हैं। तो हमने आपको कुछ चीज़ें बताई जो एग्ज़ाम में कई बार आई हुई है और बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ से जो कुछ नए लोग जुड़े हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये जो हेडिंग होगी, पहला नंबर तो आधुनिक कला होगी। अब बात यह है कि पाश्चात्य देशों में प्रचलित आधुनिक कला का जन्मदाता, या संपूर्ण अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक कला का जन्मदाता किसे माना जाता है, उसमें अवनींद्रनाथ टैगोर भी हो, पाल सेजान भी हो, तो आप पाल सेजान को पहली बार टिक करेंगे। हाँ, वैसे ये दोनों कलाकारों को एक साथ नहीं रखा जाता। जब पाल सेजान को रखा जाएगा तो पाश्चात्य कलाकारों को रखा जाएगा, जब भारतीय कला को रखा जाएगा तो अवनींद्रनाथ टैगोर को रखा जाएगा। दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन अगर पाल सेजान और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों एक साथ हैं ऑप्शन में, आप पाल सेजान को प्रथम आधुनिक कलाकार मानेंगे या आधुनिक कला का जन्मदाता मानेंगे। तो यहाँ हमने आपको बताया कि पाश्चात्य देशों में प्रचलित आधुनिक कला का जन्मदाता पाल सेजान, आधुनिक कला का जन्मदाता किसे माना गया है, पाल सेजान। उसके बाद, और ये कहाँ के चित्रकार थे, फ्रांस के थे, ये देख लीजिएगा। उसके बाद भारतीय आधुनिक कला, ये पाश्चात्य आधुनिक कला का जन्मदाता पाल सेजान, लेकिन भारतीय आधुनिक कला का जो जन्मदाता है वह अवनींद्रनाथ टैगोर को माना गया है। यह दोनों प्रश्न कई बार आए हुए हैं, पाश्चात्य देशों के आधुनिक कलाकार कला के जन्मदाता और भारतीय आधुनिक कला के जन्मदाता, इसलिए हमने दोनों आपके सामने रख दिया है। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली या बंगाल कलम को जन्म देकर भारत में आधुनिक कला को प्रारंभ किया था। तो यह भी पूछा जाता है कि भारत में आधुनिक कला का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो भारत में आधुनिक कला का जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है। ठीक है, भारत में आधुनिक कला को प्रारंभ करने वाले कलाकार। उसके बाद बंगाल शैली का जन्मदाता या बंगाल स्कूल का जन्मदाता,
बंगाल शैली या बंगाल स्कूल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये दोनों प्रश्नों का आंसर जो होगा वह होंगे अवनीन्द्रनाथ टैगोर। और इस अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने जो ये बंगाल शैली प्रारंभ की थी, इसकी जो अपनी विशेषता है वास पद्धति, मीन्स धुवन पद्धति। आगे आगे हम देखेंगे कि लेकिन बात यहां आई, ये लेकिन आपको देखना है कि लेकिन भारतीय आधुनिक कला का यहां पर बीजारोपण करने वाला कलाकार या सूत्रपात करता, दोनों को बड़ी अच्छी तरीके से समझिएगा। बीजारोपण में शुरू करने वाले या प्रारंभ करने वाले या नींव रखने वाले या सूत्रपात करता। अगर ये पूछा जाता दोनों चीज लिखा रहे, बीजारोपण करने वाला कौन है या सूत्रपात करता कौन है, तो आप सीधे कहां जाएंगे? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को भारतीय आधुनिक कला का सूत्रपात या बीजारोपण करने वाला कलाकार माना जाता है, क्योंकि राजा रवि वर्मा ही भारत के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने यूरोपीय चित्रण पद्धति में पहली बार चित्रों की रचना की थी। इन्होंने वैसे किसी भी कला महाविद्यालय या कला विद्यालय से कला की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन इन्होंने यूरोपीय कलाकारों को चित्रकारी करते हुए देखकर जो चित्रण की जो विधा सीखी, उसी में इन्होंने भारतीय पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत जैसे विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों के प्रसंगों को चित्रित करके इन्होंने यह मुकाम हासिल किया था कि भारत में यूरोपीय तकनीक में काम करने वाले कलाकार। यूरोपीय तकनीक कौन सी है? यहाँ पे ये देखेंगे तैल चित्रण विधि। यूरोपीय तकनीक से तात्पर्य यहाँ पे मुख्य रूप से तैल तकनीक से है, जबकि यूरोपीय तकनीक में या यूरोप में जेल माध्यम में भी चित्रों की रचना की जाती है। लेकिन हमारे भारत की अपनी निजी विशेषता है तैल जल रंगों में चित्रण करना, टेम्परा रंगों में चित्रण करना। तो यहाँ पर तैल तकनीक में काम करने वाले भारत के पहले जो कलाकार थे वह थे राजा रवि वर्मा, जिसके कहा गया कि यूरोपीय तकनीक में भारतीय पौराणिक ग्रंथों का चित्रांकन करके भारत के प्रथम यूरोपीय पद्धति के चित्रकार कहलाए। और इन्होंने ही भारत में एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना करके भारत में अपने चित्रों को प्रकाशित किया, और प्रकाशित करके इन्होंने अपने चित्रों का प्रयोग लोगों के घरों में पूजा पाठ के लिए करवाया गया, जिसके कारण कभी कभी पूछा जाता है कि वह कौन सा कलाकार है जिनके घरों में अधिकांश चित्रों को पाया जाता है या देवी देवताओं के बनाए गए चित्रों को पाया जाता है, वह है राजा रवि वर्मा। और लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना करने के कारण ही इन्हें जो है आपका कहा जाता है कि भारत का प्रथम लिथोग्राफर। अब देखिए बात यह बनती है कि भारत की जो प्रथम भारत की कला की जो शुरुआत होती है, जिसे हम लोग बंगाल शैली के नाम से जानते हैं, ये बंगाल शैली या बंगाल स्कूल, इसका कभी कभी समय पूछ सकता है। इसका जो समय होता है 1905 से लेकर 1920, यह आपके बंगाल शैली का समय है। और इस शैली को अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था, और इसी शैली में काम करने वाले कलाकारों के लिए हम लोग आधुनिक शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस समय जो आधुनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका ये माना जाता है कि आधुनिक कला का मुख्य तत्व जो होता है सचेतना। आधुनिक कला का जो शुरुआत होती है या प्रमुख तत्व क्या है? सचेतना। इसको भी आप लोग लीजिए। आधुनिक कला का मुख्य तत्व सचेतना को माना गया है। मुख्य तत्व सचेतना को माना गया है, जबकि आधुनिक कला का उद्भव एवं विकास वैज्ञानिक धारणा से हुआ है।
वैज्ञानिक धारणा से हुआ है। यहाँ पे देखिए दो महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे बनते हैं, कभी कभी पूछा जाएगा कि आधुनिक कला का मुख्य तत्व क्या है। आधुनिक कला का मुख्य तत्व से तात्पर्य है जब कलाकारों ने स्वतंत्र होकर पौराणिक ग्रंथों या अन्य ग्रंथों, दरबारी ग्रंथों या इनसे ऊब कर, इनसे हटकर अपने मन में आए विकारों को चित्रित करने लगे, या कोई घटना थी, कोई स्थल पे जाकर चित्रकारी करने लगे, अर्थात अपने मन के, अपने अंदर की भावनाओं को पेन, पेंसिल, ब्रश की सहायता से कागज, कपड़ा, अन्य धरातलों पर जब उकेरने लगे, उसी को हम लोग आधुनिक कला बोलते हैं। और वही चीज क्या है? सचेतना। सचेतना मीन्स अपनी चेतना से बनाया गया जो चित्र होते हैं, उस समय को हम लोग आधुनिक कला के नाम से जानते हैं, जिसके कारण यहाँ कहा गया है कि आधुनिक कला का मुख्य तत्व क्या है? वह है सचेतना। उसके बाद यह पूछा जाता है कि आधुनिक कला का उद्भव एवं विकास। आधुनिक कला का उद्भव एवं विकास किसकी धारणा से हुआ या किसकी प्रेरणा से हुआ है? तो आधुनिक कला का उद्भव एवं विकास वैज्ञानिक धारणा से हुआ है। यह चीज आपको देखना है, ठीक है। अब बात बनती है कि ये बताइए कि ये हमारा जो आधुनिक भारतीय कला है, ये कैसे पनपा, कैसे शुरू हुआ, कैसे पनपा या कैसे शुरू हुआ? अब हमको बंगाल शैली का जिक्र करना चाहिए, बंगाल शैली का अध्ययन करना है, लेकिन बंगाल शैली का अध्ययन करने से पहले हमको उन पहलुओं को जानना होगा जिसके कारण ये आधुनिक कला का बीजारोपण, आधुनिक कला की शुरुआत हुई। तो जब मुगल शासन काल में, जब मुगल शासन भारत में स्थापित था, अर्थात 16वीं शताब्दी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो लोगों को अपने काम के लिए ग्राफ खींचने वाले, मैप बनाने वाले लोगों की आवश्यकता हुई, और उनके साथ कुछ चित्रकार आए, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कारखानों की स्थापना की गई, अन्य की स्थापना की, जहाँ पर चित्रकारों की जरूरत पड़ा करती थी। और उस समय भारत में इस तरीके के उच्च कोटि के चित्रकार जो उनके काम के वो नहीं करते थे, इसलिए उन लोगों ने अपने साथ चित्रकारों को भी लाया था। बाद में धीमे धीमे भारतीय कलाकारों ने उनको देख कर करना शुरू किया। इसका एग्जाम्पल ही मिलता है कि जब मुगल शासक जहांगीर के समय में सर टॉमस रो, हमने आपको पढ़ाया मुगल शैली में, सर टॉमस रो भारत आए और वह मुगल दरबार में जहांगीर से मिलने गए। तो सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक तैल माध्यम में बनाया हुआ चित्र दिया, जबकि मुगल शैली में उस समय तैल माध्यम में चित्रों की रचना नहीं हुआ करती थी, बल्कि जल रंग माध्यम में, टेम्परा माध्यम में चित्रों की रचना हुआ करती थी। लेकिन जहांगीर अपनी उत्सुकता बस, अपनी बाबाही में कि हमारे पास भी उच्च कोटि के चित्रकार हैं, उन्होंने क्या किया कि सर टॉमस रो के द्वारा दिया गया मदर एंड चाइल्ड नामक चित्र को, जो उनको उसने भेंट स्वरूप दिया था, उसको अपने चित्रकारों को दे दिया और कहा कि आप इसके जो 4-5 चित्र बना के हमको रात भर में दो। उस समय उनके दरबार के चित्रकारों ने रात भर मेहनत करके, कई चित्रकारों ने मेहनत करके उस एक चित्र का 5 अन्य प्रतिलिपियां तैयार कर दी। और जब 5 अन्य प्रतिलिपियां तैयार कर दी तो सुबह जब सर टॉमस रो आए और नाश्ते पर बैठे तो ले आके उनके चित्रों को उनके सामने, उनके चित्र और अन्य 5 चित्रों को उनके सामने पेश कर दिया और कहा कि आप इनमें से अपना मूल चित्र पहचानिए। तो भाई जो मूल है तो वो है, ठीक है, वो तो पहचान में आ ही जाएगा। लेकिन उनको यह चीज पहचानने में काफी समय लगा। तब उसने कहा कि हम आप, जहांगीर जब उनको देखा वो परेशान है, तब जहांगीर ने कहा कि आप हमको चित्रकला के क्षेत्र में जितना कमजोर समझते हैं उतने कमजोर हम नहीं हैं। और इसी समय से जब मुगल शैली के चित्रकारों ने तैल माध्यम में चित्रकारी करना कर दिया, उस समय उनका मन भी तैल माध्यम में चित्रकारी करने में
अधिक लगने लगा, क्योंकि वह आसान भी था, क्योंकि जल चित्रण पद्धति ज़्यादा कठिन होता है, वाष्प चित्रण पद्धति ज़्यादा कठिन होता है तैल या एक्रेलिक चित्रण के माध्यम की अपेक्षा। तो उस समय ही मुगल दरबार से ही तैल चित्रण का प्रारंभ भारत में धीमे धीमे शुरू हो गया, और जब ब्रिटिश शासन सत्ता हमारे भारत में स्थापित हुई, उनको अपने कंपनियों में काम करने के लिए, अन्य सारी चीज़ों के लिए कलाकारों की जरूरत पड़ी, तो उन लोगों ने कला विद्यालयों की स्थापना की। कला विद्यालयों की स्थापना करके कलाकारों को प्रशिक्षित करने का काम किया, और फिर वहीं से भारतीय आधुनिक कला का जो सूत्रपात होता है राजा रवि वर्मा के द्वारा हो जाता है। जब राजतंत्र स्थापित था, उसमें श्रवणकोर के राजा थे, वहाँ पर एक अलगरी नायडू नामक जो चित्रकार आए थे, उनसे चित्रों को देखकर इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया, और बिना किसी कला महाविद्यालय में गए हुए, क्योंकि उस समय तक राजा रवि वर्मा के समय तक कला विद्यालय स्थापित ही नहीं हुए थे, चित्रकारी कर दिया। और इसी राजा रवि वर्मा के चित्रों को देखकर आपके अवनीन्द्रनाथ टैगोर जो भारतीय आधुनिक कला के जन्मदाता माने जाते हैं, वे राजा रवि वर्मा के चित्रों से प्रेरित होकर तैल माध्यम की शिक्षा लेने के लिए कलकत्ता कला महाविद्यालय में स्थापना की। कलकत्ता कला महाविद्यालय में स्थापना की। अंग्रेजों ने इन कला महाविद्यालयों की स्थापना, देखिए, अंग्रेजों ने प्रारंभ में 3 स्थानों पर कला विद्यालयों की स्थापना की। कौन कौन से? कलकत्ता कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय, पहले मद्रास कला विद्यालय, कलकत्ता कला महाविद्यालय, उसके बाद मुंबई कला विद्यालय, लखनऊ कला महाविद्यालय, लखनऊ कला महाविद्यालय आदि कला विद्यालय आदि। इस प्रकार से जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो भारत में इन कला महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें से पहला जो कला महाविद्यालय था वह मद्रास कला महाविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। मद्रास कला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1850 में। उसके बाद कलकत्ता कला महाविद्यालय की जो स्थापना हुई 1854 ईस्वी में हुई। उसके बाद मुंबई कला महाविद्यालय की जो स्थापना हुई 1857 ईस्वी में हुई। फिर लखनऊ कला महाविद्यालय की जो स्थापना हुई 1911 ईस्वी में हुई। इस प्रकार से भारत में कई कला महाविद्यालयों की स्थापना अंग्रेज अधिकारियों ने की, और इन्हीं स्थानों पर भारतीय आधुनिक कलाकारों ने शिक्षा लिया, प्रशिक्षण लिया, और बाद में भारतीय आधुनिक कला को विकसित करने का काम किया। तो जब राजा रवि वर्मा तैल माध्यम में पहली बार चित्र बनाए, उन्हीं से प्रेरित होकर आपके अवनीन्द्रनाथ टैगोर, जो भारतीय आधुनिक कला के जन्मदाता माने जाते हैं, इसी कलकत्ता कला महाविद्यालय में तैल माध्यम में तैल शिक्षण विधि की शिक्षा प्रारंभ किया था, और शिक्षा ले भी रहे थे। लेकिन उसी बीच एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध कला इतिहासकार, कला शिक्षक ए.वी. हेवल, इनरेस्ट बेनिफिल्ड हेवल, जो पहले मद्रास कला महाविद्यालय में प्रिंसिपल थे, बाद में आपके लखनऊ कला महाविद्यालय प्राचार्य बन के आए। उसी दौरान अवनीन्द्रनाथ टैगोर की मुलाकात ए.वी. हेवल से हुई। ए.वी. हेवल ने देखा कि भारत में बहुत अच्छी उच्च कोटि की वास्तु चित्र पद्धति, जलन चित्र पद्धति प्रचलित है, जो बहुत कठिन मानी जाती है। बड़ी कठिन साधना के बाद इसमें चित्रों की रचना की जाती है, और यहाँ भारतीय कलाकार इसको आसानी से कर लेते हैं।
तो उन्होंने कहा जब इतनी उच्च कोटि की चित्रण शैली तुम्हारे भारत में प्रचलित है, तुम क्यों हमारे पश्चात अश्लील चित्रों की शैली को सीखना चाह रहे हो? आप अपने मूल भारतीय शैली को भी सीखो। इसके पहले वो मद्रास में इस चीज़ को कई अपने विद्यार्थियों से व्यक्त कर चुके थे अपने मन की बात, लेकिन मद्रास के विद्यार्थियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये यूरोप के हैं और ये अपनी शिक्षा विधि या यूरोपीय चित्रण तकनीक हमको नहीं सिखाना चाहते हैं। इन्हीं सारे आरोपों से होकर के इनका ट्रांसफर कलकत्ता कला महाविद्यालय में किया गया। लेकिन जब कलकत्ता कला महाविद्यालय में इनकी मुलाकात अवनीनाथ टैगोर से हुई तो अवनीनाथ टैगोर की बात, अवनीनाथ टैगोर की को ईवी हेवल की बात समझ में आई और ईवी हेवल तब क्या किए, यूरोपीय चित्रण पद्धति को वहीं पर समाप्त करके अजंता, एलोरा, राजस्थानी पहाड़ी, पाल, जैन, इन जितनी भी हमारी मध्यकाल की या प्राचीन चित्रकला शैलियाँ थीं उन सब का अध्ययन करना शुरू किया। और जब अध्ययन करना शुरू किया उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने भारत के आधुनिक कला को शुरुआत की या भारत में एक नवीन चेतना के साथ चित्रों की रचना करना शुरुआत किया, जिसके कारण कहा जाता है कि भारतीय आधुनिक कला के नवीन जागृति का पिता, नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है? तो अवनीनाथ टैगोर को कहा जाता है। भारतीय आधुनिक कला का नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है? तो अवनीनाथ टैगोर को कहा जाता है। और उन्होंने किसके सहयोग से भारतीय आधुनिक कला में नवीन जागृति पैदा की? तो वे थे ईवी हेवल। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत में आधुनिक कला की शुरुआत हो जाती है और हम आधुनिक कला में कलकत्ता कला महाविद्यालय से शिक्षा लेने के बाद जब अवनीनाथ टैगोर आगे बढ़ते हैं तो इनके कुछ शिष्यों के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन शिष्यों का अध्ययन करने से पहले ब्रिटिश शासन जब भारत में आए उस समय हमारे स्थानीय शैलियों के रूप में कई शैलियां प्रचलित थी। कौन कौन सी शैलियां प्रचलित थी प्रारंभ में भारत में? जैसे कालीघाट शैली, तंजौर शैली, तीसरी मैसूर शैली आदि। इनके बाद हम अध्ययन करेंगे कंपनी शैली। कंपनी शैली मीन्स अवनीनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल शैली का अध्ययन करने से पहले हम कालीघाट शैली, तंजौर शैली, मैसूर शैली और फिर कंपनी शैली, क्योंकि कंपनी शैली जब भारत में अंग्रेज आ जाते हैं, यहाँ पे शासन करने लगते हैं, उनके द्वारा संरक्षित कला शैली है। कालीघाट कला शैली जो हमारी है वह हमारे बंगाल की है जो अपने पटचित्रों कारण प्रसिद्ध है। तंजौर शैली तंजौर की है, दक्षिण भारत, मैसूर भी दक्षिण भारत की है। जो हमारी कंपनी शैली है यह अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा संरक्षित कला शैली मानी गई है। तो हम भारतीय आधुनिक कला का अध्ययन करने से पहले, भारतीय कला का अध्ययन करने की शुरुआत से पहले हम इन शैलियों को अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन शैलियों के अध्ययन करने के बाद ही, इन कला शैलियों के अध्ययन करने के बाद ही हम अच्छी तरीके से आधुनिक कला को पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। तो ये हमारी जो कालीघाट शैली, तंजौर शैली, मैसूर शैली, कंपनी शैली है, हम आधुनिक कला पढ़ने से पहले इनको पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं शैलियों को हम भारतीय आधुनिक कला का सेतुबंधु, मध्यकालीन कला शैली एवं आधुनिक कला शैली के बीच की कड़ी का सेतुबंधु माना जाता है। इनका हम अध्ययन करेंगे। और आप लोग क्या करिए, एक पैराग्राफ लिख लीजिए, एक पैराग्राफ आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, देखिए, भारत में सन 1857 ईस्वी में
सन 1857 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर इंग्लैंड की शासन व्यवस्था लागू हुई। इंग्लैंड की सीधी शासन व्यवस्था लागू हुई थी। उस समय ब्रिटेन के कई प्रसिद्ध चित्रकार जैसे थॉमस डेनियल एवं टिली कैटिल यूरोपीय तकनीक के चित्रकार भारत आए थे। जिनके सहयोग से कुछ भारतीय कलाकारों ने यूरोपीय तकनीक सीखा था और इन्हीं कलाकारों ने कंपनी शैली को शुरुआत की थी। जो 18वीं 19वीं शताब्दी में प्रचलित रही। जिन्हें अंग्रेज अधिकारियों का सबसे अधिक संरक्षण प्राप्त हुआ। इस कंपनी शैली में काम करने वाले भारत के प्रसिद्ध इस कंपनी शैली में काम करने वाले भारत के प्रथम चित्रकार राजा रवि वर्मा को माना गया है। ठीक है, तो इतना ही देखिए हमने टिली कैटिल और थॉमस डेनियल को बताया। ये दो ऐसे चित्रकार थे, कभी कभी पूछा जाता है कि जब ब्रिटिश शासन सत्ता भारत में स्थापित हुई उस समय कौन कौन से कलाकार उनके साथ भारत आए थे, तो थॉमस डेनियल और टिली कैटिल। हम बीच बीच में जहां मौका मिल रहा है वहां हम इन प्रश्नों को जोड़ते चल रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बहुत लंबा होगा। तो जहां ही हमको प्रश्न मिल रहे हैं कि हम यहाँ से आपको जोड़ दें, वहां हम जोड़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम सोच रहे हैं कि नया टॉपिक ना शुरू करें, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करने का मतलब ये है कि या तो हम मैसूर शैली, तंजौर शैली शुरू करें। और यहाँ तक अगर आप लोग को किसी प्रकार की समस्या नज़र आ रही है तो बताएं। यहाँ तक अगर किसी प्रकार की समस्या आप लोग को समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट दीजिए। और आज तो मान लीजिए कि पहला दिन था, तो थोड़ा सा आप लोग अभी माहौल में आइए। ठीक है, और कल जब हम चलेंगे आप सभी लोग को लेके तंजौर शैली में, तो तंजौर शैली को आपको बताएंगे। या तंजौर शैली की चलने से पहले अगर कला विद्यालयों को अगर आप लोग को देखना होगा, कला विद्यालय को देख लीजिएगा।
लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हम सीधे आप लोग को ले चलेंगे तंजौर शैली, दक्षिण भारत की जो शैली मानी जाती है। और ये जो तंजौर शैली है इसे हम लोग सीसा चित्र संयोजन शैली के नाम से जानते हैं। सीसा चित्र संयोजन शैली के नाम जानते हैं। यह टीजीटी 2011 से पूछा गया प्रश्न है। तो हम चाहते हैं आज की क्लास बस यहीं छोड़ देते हैं, कल आप लोगों से फिर मिलेंगे, है ना। और जो भी समस्या होगी आप लोग कमेंट में दीजिए। आप लोग के कमेंट थोड़ा सा लेट आते हैं, ये हो सकता है कि एक क्लास जो है 1-2 मिनट आप लोग तक लेट पहुंचती है ना, 1-2 मिनट या कुछ सेकंड तक, इसलिए आप लोग के एसएमएस लेट आते हैं। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, है ना। कल तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।